हेलो कौन कौन आ गया? शीता एंड प्रीतम, ओके। ठीक है, कुछ लोग और आ जाए, करते हैं स्टार्ट। और प्रीतम, आपने और प्रॉब्लम्स करके देखी थी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रीतम। ये सर सॉल्व किया था सर, सब बुक्स में सर किया था सर, 10-11 क्वेश्चन। ठीक है, बन रहे थे आप, सब हो पा रहे थे, सॉल्व हो रहे थे? ये सर ज्यादातर डिफिकल्ट नहीं था, तो इजी क्वेश्चंस थे तो हो रहे थे सर। ओके। और सर ज्यादा मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन सर ट्राई नहीं किए, तो सर रिवीजन टाइम में लगा था। हर्षिता, आपसे, हर्षिता, you were able to solve questions? Okay. Did you face any difficulty? Harshita, yes, speaking. Okay, Harshita. Deepak, okay. Deepak, did you try solving more questions? और क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? यस सर। ठीक है, आ जाते हैं, 2-3 लोग अगर आते हैं तो ठीक है, वेट करते हैं 2-3 मिनट और फिर हम फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं जब तक आपका क्या है, का सिलेबस आपने देखा ही हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा सिलेबस है आपका, तो सब सारी चीजें धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम आज से, मोस्टली आज मैं ट्राई करूंगा कि आपका थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर हो जाए। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जितने भी होते हैं और छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं कि कौन सा इंटेंसिव है, प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव है, वेरिएबल सिस्टम सराउंडिंग्स, तो ये अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको जितनी अच्छी रहेगी ना, आपकी प्रॉब्लम्स प्रॉपरली करेक्ट होंगे, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कभी सॉल्व करने में। जितना कम कंफ्यूजन रहेगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी, उतना कम टाइम लगेगा आपको। ठीक है, आपके नीट के एग्जाम में टाइमिंग की तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके उतना अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो टफ आएंगे और दे आर गोइंग टू टेक सम टाइम। So if you can save some of your time from the easier questions for those tough questions, और वो टफ क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया तो यू आर लाइक बेटर स्कोर आपको ऑब्वियस है, तो है ना। ओके, एंड ठीक है, कुछ और पूछना तो नहीं? चलिए ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, एक दो जन और आएंगे। ठीक है, थोड़ा छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं पहले से। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली ना हम मैटर, लास्ट टाइम हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली हम पढ़ते हैं मैटर्स के बिहेवियर को। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स के थ्रू, मोस्टली मैक्रोस्कोपिक चीजों पे ही ध्यान देंगे। माइक्रोस्कोपिक की क्या स्ट्रक्चर है, कैसा कंपोजिशन एंड ऑल, ये उस पर इतना ज्यादा फोकस हमारा रहेगा नहीं। ठीक है, अब जैसे ये जो लॉज वगैरह जो थर्मोडायनेमिक्स के डेवलप हुए हैं, ये मोस्टली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेवलप हुए हैं। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इनको प्रूव किया गया है कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि दीज फर्स्ट क्लास, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, these are true। ठीक है, अच्छा, बस एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है इसमें कि आप इसमें हीट मेजर कर लेंगे, वर्क मेजर कर लेंगे, ये सारी चीजें मेजर करने में हेल्प तो करता है थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन क्या है कि स्पॉन्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ एक रिएक्शन जो होता है, वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये सब चीजें आप पढ़ें, लेकिन ये कभी ये नहीं बताएगा कि कितनी तेजी से होगी। तो वो सब सारी चीजों के लिए हमें काइनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिक डेफिनेशंस जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, आई थिंक
कोई सब लोग आ गए हैं, ये 3-5-6 लोग जो आते हैं, हिमांशनी, हर्षिता, दीपक, मनोज, प्रीतम, शानू। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ओके, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सी बात है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो भी चीज के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे, जिसके अंदर पे हम चेंजेस करेंगे, स्टेट्स चेंजेस करेंगे, प्रेशर डिफरेंस, ये सारी चीजें सिस्टम होंगी। आउटसाइड दैट सिस्टम जो कुछ भी हो गया उसे क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स। ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम क्या होगा? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग्स। ओपन सिस्टम है विच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, ध्यान रखना, क्लोज्ड सिस्टम में ओनली एनर्जी, मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। ओपन सिस्टम में बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग्स कैन बी एक्सचेंज्ड। आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर मैटर नॉर एनर्जी विद सराउंडिंग्स, कुछ भी नहीं शेयर होगा। ठीक है, क्लोज्ड और आइसोलेटेड में डिफरेंस समझिएगा। क्लोज्ड डज नॉट मीन कि एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज, एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड इन क्लोज्ड सिस्टम, बट इन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज। ठीक है, अब ऐसे ही होमोजेनियस सिस्टम एंड हेटेरोजेनियस सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। अब लास्ट टाइम हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, तो वही चीज है कि अगर कोई सिंगल फेज में है, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, और या प्योर गैसेस है, तो ये होमोजेनियस सिस्टम हो गया। हेटेरोजेनियस सिस्टम में मल्टीपल फेजेस है कि सॉलिड भी प्रेजेंट है या फिर लिक्विड भी प्रेजेंट है, सच काइंड ऑफ सिस्टम विल बी हेटेरोजेनियस सिस्टम। ठीक है, अब ये दो सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, और ये बाहर की उसकी सराउंडिंग्स। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि इस सिस्टम को हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि ये बाउंड्री है हमारी। ठीक है, तो ये इंटरनल होता है, लेकिन ये जो बाहर वाली जो होती है ना, ये बाहर वाली बाउंड्री होती है मेन, जो सिस्टम को और सराउंडिंग को चेंज कर रही है। ठीक है, अंदर जनरली हम रोटेशनल वाले सिस्टम जब पढ़ते हैं वो डिफरेंट होता है। ये बाउंड्री होती है सराउंडिंग्स और सिस्टम के बीच के बाउंड्री के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी और मास का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये बाउंड्रीज जनरली या तो रियल, हाइपोथेटिकल, व्हाटएवर वे में, वॉल्स वगैरह आपने अगर क्वेश्चंस किए होंगे तो वो आपको समझ में आएगी, वही चीज है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी हैं? मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, while properties which are independent of the amount of substance, these are called intensive properties. कौन कौन सी हैं? प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में द टोटल वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is equal to the sum of the value of different parts into which the system is divided. इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पर लिखा था मास, वॉल्यूम, ये एक्सटेंसिव, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये, तो ये सम हो जाएगा, इसका टोटल वैल्यू हमें करनी है। तो इसका मास कितना है, उसका मास कितना है, वॉल्यूम दोनों का ऐड कर दिया। तो ये चीज का समझिएगा। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमेशा सम हो जाएगा उनका, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी में ऐसा इजी सम नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें फैक्टर्स काउंट करने पड़ते हैं। ठीक है, एक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय डिफाइनिंग इट पर यूनिट ऑफ अनदर। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ली हमने, मोल एंड वॉल्यूम। मोल बाय वॉल्यूम क्या डिफाइन हो गया? कंसंट्रेशन। ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस। अच्छा, इससे पहले प्रोसेसेस के बारे में पढ़ें थोड़ा सा। एक चीज आपने लास्ट टाइम मैंने बढ़ाई थी कि स्टेट एक
ऑफ एनी सिस्टम। ये कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? प्रेशर से, वॉल्यूम से, मोल से, टेम्परेचर से। ये याद है स्टेट्स ऑफ मैटर जब हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो तब मैंने ये बताया था, तभी हमने एनसीईआरटी हाँ आइडियल गैस इक्वेशन निकाला था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो यही वेरिएबल्स यहाँ भी काम आएंगे, ठीक है। तो इन्हें जनरली बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। कभी टर्म आ जाए तो उससे मतलब हमारा यही है, ठीक है। तो ये जो दो, अब जब क्वेश्चन कभी आए और वो दो स्टेट की बात कर रहा हो कि टू स्टेट्स आर देयर, तो वो एक बोलेगा P1 V1 T1 N1 है और सेकेंड स्टेट इज P2 V2 T2 N2, ठीक है। जब इसकी बात बोले तो ये स्टेट फंक्शंस जब जो होते हैं ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। पाथ इन दोनों के बीच में हम चेंज, यहाँ इस स्टेट से इस स्टेट में हम चेंज हुए, तो हमें ये चीज नहीं मैटर करती है कि किस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इनको हम? स्टेट फंक्शन, ठीक है। फिर एक होते हैं पाथ वेरिएबल, वो हमने अभी आगे और बताऊंगा, भी एग्जांपल आएगा तब, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेट फंक्शन का, थोड़ा सा बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली आई थिंक आपको काम नहीं आएगा ये कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। स्टेट फंक्शंस जब चेंज होगा एक फंक्शन से, इसमें साइक्लिक प्रोसेसेस, ठीक है। ये साइक्लिक प्रोसेस या फिर साइक्लिक पाथ लिख लो, ठीक है। यहाँ पर इनमें ये इसका सम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट पे सेम स्टेट पे आ गया है, और ये ऐसे था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ पर आ गया। तो स्टेट फंक्शन जो होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इनका जो सम होता है साइक्लिक प्रोसेस में ये 0 होता है। बस ऐसे रिप्रेजेंट करती है डिफरेंशिएबल फॉर्म में। आप लोगों के लिए बस इतना ही काफी है, इन केस कहीं कुछ रेफरेंस आ जाए किसी क्वेश्चन में तो बस उसके लिए बता दिया, ठीक है। चलिए अब इससे पहले आगे ये सब देखते हैं, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक वो देख लेते हैं, प्रोसेसेस कौन सी होती हैं, जिससे आपको क्लैरिटी रहे जब क्वेश्चन में इन प्रोसेसेस का रेफरेंस आएगा, ठीक है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होता है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मतलब इसमें क्यू कांस्टेंट होता है, हीट, ठीक है। ये इसीलिए बोला था, याद है आइसोलेटेड सिस्टम मैंने अभी बताया था, जहां पे नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज, तो ये सिर्फ उन्हीं में एडियाबैटिक प्रोसेस हो पाती है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगी है? विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसके लिए कौन सा सिस्टम चाहिए? क्लोज्ड, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस अभी एक्सप्लेन की थी, वही चीज है। फॉर सिस्टम आफ्टर कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, तो साइक्लिक प्रोसेस होती है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि वही सेम स्टेट पर रिटर्न हो रहे हैं, इनिशियल स्टेट बिकम्स फाइनल स्टेट। तो इसीलिए यहाँ पर जो हम आगे एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी वगैरह पढ़ेंगे ये 0 आएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आगे और पढ़ेंगे तो तब बताता हूँ, ठीक है। जल्दी से ये डेफिनेशंस आई थिंक अभी समझ में आ गई होंगी, इनको केयरफुली समझ लेना, ठीक है। एक बार रिवाइज करना अच्छे से। यस सर। ठीक है। अब आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस एक बार हमने ऐसे दे दिया, वो पुश करके वहीं पर ही हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैं पुश कर रहा हूं तो वापस रिटर्न स्टेट पे आ सकती है,
ऐसी प्रोसेस को ही हम रिवर्सिबल बोलेंगे। तो अब अगर वापस रिटर्न सेम स्टेट पे आएगी तो बहुत ही स्मॉल प्रेशर ही या हम स्मॉल चेंजेस ही कर सकते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स इस स्मॉल होगा जो होगा उस स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये सारी चीजें में आप डिफरेंशिएट करना सीखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस वेरी वेरी फोर्स वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, देन ओनली और इवन बोलते हैं इनफाइनेटेसिमली स्लोली, बहुत ही, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, जब भी हमने प्रोसेस, अच्छा इसको रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई टर्म क्वासी स्टैटिक यूज कर ले तो इसे क्वासी स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने सिस्टम और सराउंडिंग की बात की थी। सिस्टम और सराउंडिंग्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस में किसमें होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो भी हमने अभी तक बात की उसका जस्ट रिवर्स होता है कि which does not take place in the above manner। इसका मतलब है कि जो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स होता है वो क्वाइट लार्ज है, बहुत इरिवर्सिबल है। मतलब जो हमने उस स्टेट, अगर हमने एक बार उसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया तो उस स्टेट पे फिर दोबारा अपने आप को नहीं आने वाले, ठीक है। तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इनकी डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे कहाँ पे काम करता है कहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इट इज रिवर्सिबल फोर्स में इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इरिवर्सिबल फोर्स में लार्ज एंड स्मॉल। रिवर्सिबल प्रोसेस में पीवी वर्क जो होता है बहुत ही, देखो डीपी ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ये क्या बोलते हैं डीपी का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मॉल चेंज। जब लेकिन मैं डेल्टा पी यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है सब्सटेंशियल चेंज है कुछ, ठीक है। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अक्रॉस, वही बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर पे, यहाँ पे डेल्टा टी, ये आइडियल प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है। इसे इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा कंप्लीशन के लिए, ये फाइनाइट टाइम लेगा, बहुत ही स्मॉल से डिफरेंस है। इमेजिनरी प्रोसेस होती है, कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अगेन हाइपोथेटिकल, ठीक है। ये नेचुरल होती है, तो बहुत ज्यादा हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कंडीशन सेट कर दें तो यह कर जाएगी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि रिवर्सिबल जो प्रोसेस है, थ्रू आउट दिस प्रोसेस सिस्टम रिमेन इनफाइनेटेसिमली क्लोजर टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से बनी होती तो हम इसका एग्जैक्ट आर्थ प्रोसेस का ड्रॉ कर सकते हैं कि ये यहाँ से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, एक एक पॉइंट पे अलग अलग स्टेट से। लेकिन सिस्टम, अब ये जो होता है ना कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में तो होती नहीं है, तो हमें एग्जैक्ट पाथ नहीं पता होता है। हमने एक प्रेशर P1 T1 N1 पे थे और यहाँ से इसको P2 V2 N2 T2 इस एक स्टेट पर पहुंचा दिया, लेकिन मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि किस किस, हो सकता है प्रेशर पहले बढ़ा होगा फिर घटा होगा, हो सकता है प्रेशर पहले कम हुआ होगा घटा होगा, मेरे को पाथ नहीं पता ये ऐसे गया था कि वो ऐसे गया था इस स्टेट पे, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस आई थिंक क्लियर हो गई होगी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ओके। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, हीट एंड वर्क क्या होता है, ठीक है। हीट वर्क दोनों बोथ आर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। हीट कैसे अकर होती है, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, व्हाइल वर्क इज डन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। देखो वर्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स है एक है, तो उसमें इम्बैलेंस अगर हमने क्रिएट
कर दिया तो एक डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ चीज क्रिएट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। और ये जो जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड जो डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, क्रॉस कर देंगे इनको तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क। ये समझ में आया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क हो जाएगा, जनरलाइज्ड फोर्स कुछ भी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो वर्क डन है या तो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे हीट भी जो होती है दो तरीके से, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों तरीके से अकर कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगेन जब मैं वर्क की बात कर रहा हूं यहाँ पर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क, तो वर्क एक टाइप का नहीं होता है, मल्टीपल टाइप के होते हैं। देखो, जब एक सिस्टम है, एक कंटेनर है, उसमें गैस फिल हुई है, तो उसमें अगर वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तब भी वर्क हो रहा है। प्रेशर वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा होगा तो प्रेशर कम हो रहा होगा। बॉयल्स लॉ सबने पढ़ा। हाँ हेलो, कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है तो प्रेशर और कम हो रहा होगा, तो ये इक्वेशन ऑफ वर्क होता है वहां पर। ठीक है, ये जब हम किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो, रस जो होती है ना, रोप्स वगैरह, उनको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वहां भी एक अलग वर्क हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज समझना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर में जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है, जो आइडियल गैस वाली चीजें हम पढ़ेंगे, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस पीवी वर्क के बारे में ही बात करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के। ये वाली चीजें भी वर्क होती हैं, सरफेस एक्सपांशन हो रहा है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है, ये सब सारी चीजें भी वर्क होती हैं, लेकिन हम इस वर्क के बारे में बात नहीं करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम पीवी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए अब देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं कि कहाँ पर वर्क डन होता है नेगेटिव होता है, या वर्क डन ऑन द सिस्टम, कैसे कौन सा चीज पॉजिटिव यूज करेंगे और कौन सी इक्वेशन में नेगेटिव यूज करते हैं। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली पढ़िएगा। वर्क डन इज टेकन नेगेटिव, इट इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, क्यों? सिंस एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीजिंग, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, दैट्स व्हाई इट इज, वर्क को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। वर्क डन इज टेकन पॉजिटिव इफ इट इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम की एनर्जी हमने बढ़ा दी तो सिस्टम पर वर्क हुआ है, सिस्टम पर वर्क हुआ है तो हम वर्क को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझना कि देन वर्क जो होगा, वर्क की वैल्यू फॉर्मूला ये होता है, हमने जो अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा था वो यही था, नेगेटिव P प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, चलिए एक मिनट, है ना, ये क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा मैंने छुपा दिया है नीचे वाला, ये क्वेश्चन करिए, एक बार पढ़िए। वैक्यूएटेड का मतलब है कि उसमें वैक्यूम है। कोई बोल रहा है? हाँ जागृति। कर रहे हैं, क्या होगा इसका? ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें कुछ देखो, यहाँ पर क्या था कि हम जब वैक्यूम में
आइडियल गैस को इंटर करा रहे हैं, 100 लीटर कंटेनर की साइज है, तो देखने में तो लग रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बट क्या है कि गैस इंटर कर रही है वैक्यूम वाले वाल्व में, और तो यहाँ पर प्रेशर जीरो होता है वैक्यूम में, तो ये प्रेशर जीरो होगा तो हमारा जो वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा, इसे बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट आसान है। when 1 mole of gas expand from 1 liter to 5 liter against constant atmospheric pressure, -1 atmospheric pressure लिया, 4 लीटर वॉल्यूम चेंज है, तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा, -4 लीटर एटीएम। ठीक है, आया समझ में सबको क्या बोल रहा था? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। Calculate the work done when 1 mole of zinc dissolves in hydrochloric acid at 273 Kelvin। लास्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट काम आएगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, मैं करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ओपन बीकर है, जब जिंक डिसॉल्व कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो क्या होता है, ZnCl2 + H2। ठीक है, आई थिंक 10th 9th 10th क्लास का टॉपिक है ये। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कब, कितनी होगी यहाँ पर, तो प्रेशर कितना है, PV = nRT से हम देख लेंगे। ठीक है, ओपन बीकर है, प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, मोल्स भी हमें 1 दे रखे हैं, टेम्परेचर 273 दे रखा है, तो वॉल्यूम और R की वैल्यू हम जो उसमें 0.0821 ले लेंगे, मे बी सॉरी हाँ ये वाली ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बताइए फिर कितना वॉल्यूम होगा इसका। तो 22.4 लीटर होता है ना, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, ये ध्यान ही रखना हमेशा, एटमॉस्फेरिक करना है, STP ही तो है ये। ठीक है, ओके, अगर तो वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो अगर मैं इसका वर्क निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। पहले गैस P एक्सटर्नल कितना है, 1, डेल्टा V कितना था पहले, पहले वॉल्यूम 0 था, अब 22.4 लीटर है, कितना हो गया वर्क, -22.4 लीटर ATM। ये इस यूनिट में आया वर्क हमारा, इसको आप जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 8.314 से मल्टीप्लाई और 0.0821 से डिवाइड करके। ठीक है, आई थिंक समझ में आया सबको मैंने क्या किया यहाँ पर। यस सर। यस सर। जिसको नहीं आया तो पूछ लेना यार, रोक के मेरे को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं जल्दी से कि हीट क्या होता है। हीट देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मैं जस्ट इसीलिए मेरे को पता है कि कई लोगों को ये चीजें आती होंगी, पता भी होगा, बट व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपको कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगा, और किसी के कॉन्सेप्ट्स वीक है तो उनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से
स्ट्रेंथन हो जाएंगे इन सब चीजों से। एक बार रिवीजन करने से, या शायद मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो आपको पता ना हो, तो इस चीज को केयरफुली बस सुनते रहिएगा इन केस यू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए। Heat is defined as the amount of energy which flows between system and surrounding because of temperature difference। शुरू में बता दिया था, ये साइन कन्वेंशन है, सॉरी साइन कन्वेंशन। देखें तो हीट इज टेकन नेगेटिव व्हेन इट गोज आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेगेटिव ले लिया। और जब पॉजिटिव कब है, जब इनसाइड आ रही है तब सिस्टम में, तो ये पॉजिटिव लेंगे, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, कई लोगों को टाइम लग रहा होगा। इंटरनल एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी होता क्या है यार, जो भी सिस्टम में जो भी लेट्स से या मॉलिक्यूल है या बैटर है, वो यार बैठे बैठे अपने अंदर ही कुछ ना कुछ, या तो उसमें वाइब्रेशन हो रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स की एनर्जी होती है। दीज ऑल काइंड्स ऑफ, कुछ सिस्टम में है इसी तरीके के मोशंस हो रहे होते हैं, रोटेशनल, ये सच काइंड ऑफ जो थिंग होती है ना, ये सारी की सारी मिलकर इंटरनल एनर्जी बना देते हैं। ठीक है, तो अब थर्मोडायनामिक में हम सिस्टम को जनरली देखो, टोटल एनर्जी ये हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम एट रेस्ट पढ़ते हैं तो हम K0 ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट हम अगर इग्नोर कर दें फॉर द टाइम भी, जब भी हम इस सिस्टम को इग्नोर करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल एनर्जी से ही डील करना है हमें, इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर द थर्मोडायनामिक सिस्टम। ठीक है, ये बात समझ में आई कि थर्मोडायनामिक सिस्टम एट रेस्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए। अब फर्स्ट लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनामिक्स का? फर्स्ट लॉ बोलता है कि दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, एनर्जी जो होती है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड। तो क्या होता है इसका मतलब, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन बन गई ना। याद करो मैंने क्या बताया था, यहां से लेके यहां तक आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम बनी हुई है। ठीक है, तो अगर टोटल एनर्जी यू के ही बराबर थी, एनर्जी कंजर्व रही इररिस्पेक्टिव ऑफ दी व्हाट थर्मोडायनामिक चेंजेस हमने किए, तो इसका ये मतलब हुआ ना कि यू भी स्टेट फंक्शन हुआ, क्योंकि ये हमारा डिपेंड नहीं कर रहा है कि पाथ क्या था क्या लिया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। वही चीज लिखी हुई है, देयर कैन बी इनफाइनाइट प्रोसेस बट डेल्टा यू इन ऑल प्रोसेस विल रिमेन द सेम। ये प्रॉपर्टी होती है फंक्शन ऑफ द स्टेट की। ठीक है, अब अल्टीमेट हम शॉर्ट में सीधा ये पढ़ लेते हैं कि अल्टीमेटली ये निकल के कैसे आती है। डेल्टा इंटरनल एनर्जी जो होगी इसकी सिस्टम की, वो ये होगी Q प्लस W। ठीक है, जब Q सिस्टम डन, एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है, अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन यूज कर लेना Q एंड W के लिए। बट डेल्टा Q U हमेशा Q प्लस W की तरह लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक की जो चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में, कुछ यहाँ पर UB थी, यहाँ पर UA थी, आप किसी भी पाथ से चले जाए डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला है। बात है समझ में? बट ये Q और W चेंज हो रहे हैं अलग अलग पाथ में, लेकिन डेल्टा U हमेशा चेंज रहने वाला, सेम रहने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो हाँ, तो वही अगेन जैसे मैंने इनिशियली वो आपको बताया था, स्टेट फंक्शन के लिए समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस, जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं वो 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो उसमें चेंज कितना होगा, 0। बस वही चीज हमने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के लिए ले ली है, जो मैंने एक एनी जनरलाइज्ड स्टेट फंक्शन के लिए बताई थी। ये एक एक्स कोई भी जनरलाइज्ड स्टेट फंक्शन था। ठीक है, चलिए अब एंथैल्पी देख लेते हैं। ठीक है, अभी वही लोग हैं और कोई नया तो नहीं आया। ठीक है,
एंथैल्पी देख लेते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस जो जनरली कैरी आउट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हम एक एंथैल्पी फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ये काम देखो, अगेन मैंने जैसे थर्मोडायनेमिक्स से सबसे शुरुआत में बताया था, आप पूछने लगो कि सर ये अचानक से एंथैल्पी के बारे में क्यों बात करने लगे। तो हम होता क्या है यहाँ पर कि एज एंड व्हेन जैसे जैसे नए नए ऑब्जर्वेशंस करते रहे, तो साइंटिस्ट ने नए नए पैरामीटर्स और नए नए फंक्शंस डेवलप करना शुरू किया जिनकी यूटिलिटी थी सिस्टम को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने एंथैल्पी को डिफाइन किया कि यार ये एंथैल्पी बार बार ऐसे यूज हो रही थी, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं होता क्या है। बार बार इस तरीके का टर्म आ रहे थे, जब उन्होंने एंथैल्पी डिफाइन की तो वो बहुत अच्छा सा टर्म निकल के आ गया कि H इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। अब वो डेरिवेशंस बाकी सारे जो होते हैं सो होते हैं, क्या रिजल्ट होके आता है ये इस पर ध्यान देते हैं हम, ठीक है, कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर लिया तो ये P बाहर आ जाएगा, तो इक्वेशन जो हमारा जनरली बन के आता था वो ये आता था, याद है? हमने आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाई थी इंटर वो पार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया था, उस टाइम भी थोड़ा सा बताया होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर मैं फर्स्ट लॉ हमने जो अभी पढ़ा था क्या था, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। डेल्टा U Q प्लस W में ये यहाँ पर रख दूं, W क्या होता है माइनस P डेल्टा V, तो ये माइनस P डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा QP, P क्यों? क्योंकि दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर। ये समझ में आया ये कैसे आया, ठीक है। ऐसे ही हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट जो प्रेशर होती है उनकी रिलेशन हम डेवलप कर लेते हैं। तो ये हमारा डेल्टा U आता है आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होती है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होती है। आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज होती है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, आई थिंक ये पता भी है आप लोगों को। अब देख लेते हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है। द हीट कैपेसिटी सिंपल सी होती है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री, ठीक है। अगेन चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बोल रहे हैं, जेनरिक हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। मोलर जब बात करेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा, उसमें पर मोल से डिफाइन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री, दैट इज हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो कैसे डिफाइन होती है? अगर हमने छोटी सी हीट सप्लाई करी डेल्टा Q बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, सिस्टम का टेम्परेचर dt से राइज कर गया, तो हीट कैपेसिटी होगी C बराबर dQ बाय dt, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। देखो ये टर्म्स सारे के सारे इसीलिए ही बताता जा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इनका रेफरेंस आ जाता है या कुछ ऑप्शंस में कुछ ऐसा ऑप्शन होता है तो उसको आपको समझने में, स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है ऑप्शंस में जिसको समझने में आपको काम आएगा, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर आपको C इक्वल टू dQ बाई dt निकाला, तो इससे आपको समझ में आ गया कि अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी की बात करूं dQB बाई dt, तो QB की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ U एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद है यहाँ पे लास्ट स्लाइड में पढ़ा था डेल्टा U इक्वल टू QB, ठीक है। यहाँ पर भी वही चेंज कि dQ जो चेंज हम लेके आए हैं यहाँ पर मैंने du रख दिया, तो CV बराबर क्या हो जाएगा du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी वही से हो जाएगा dH बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, वही क्यों ये सॉरी ये P है, तो ये dQP बाई dt CP हो जाएगा dH बाई dt, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लेंगे, करना है क्या? नहीं लेट हो जाओगे आप क्लास के, मतलब क्लास डिले हो रही है।
नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता हूँ मैं। आई थिंक आप लोग कर लोगे, कल हम क्वेश्चंस और अच्छे से सारे करेंगे तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज अभी इतना ही रहते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था, जल्दी से इधर भी रिपीट कर देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल जो होता है उसके बारे में। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं कि भाई ईच ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है पहले तो ये देख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी नहीं होता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट ऑल द मास पॉइंट्स इन अ मॉलिक्यूल। मास पॉइंट्स मींस एटम्स। ठीक है, कितनी कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें सारी एटम्स को एक मॉलिक्यूल में लोकेट करने के लिए, तो उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, अब एक ही एटम, वन एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस है या डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, अलग अलग आएंगे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें जितने एटम होंगे, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है, 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अब बाकी जो ये दोनों, ये जो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 3 जो होते हैं वो तो ट्रांसलेशनल होते हैं, x, y, z डायरेक्शन में। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कौन कौन से? रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, लास्ट टाइम आई थिंक मैंने बता दिया था कैसे आते हैं। 3n-5 फॉर लीनियर एंड 3n-6 फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स, ये निकल के आते हैं। अब इसमें इस चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आ जाता है कि जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं मॉलिक्यूल के, वो टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस में RT/2 कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, हमें टोटल थर्मल एनर्जी निकालनी है, तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको हम ऐड करते जाएंगे। तो हमने देखा कि रोटेशनल डिग्री, ट्रांसलेशनल रोटेशनल तो RT/2 कंट्रीब्यूट करते हैं, बट वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो RT कंट्रीब्यूट करता है थर्मल एनर्जी में। ठीक है, अब ये बात चीज अगेन मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, इसकी काइंड ऑफ फील ले लो कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। थर्मल एनर्जी कौन सी? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा? एक काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी। एक रोटेशनल ट्रांसलेशनल डिग्री हो रही हो, मूव कर रहा होगा, हो सकता है रोटेट करने लगे या फिर वाइब्रेट करने लगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी एनर्जी कंट्रीब्यूट हो रही है। तो जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्री टोटल थर्मल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन देने लगेंगे। ये बात आई थिंक समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ये बस थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके कितने होते हैं उसका चार्ट है, वो एक बार देख लो। मोनो एटॉमिक हीलियम है, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल होता है। डायटोमिक अगर N2 है तो इसमें ट्रांसलेशनल है 3, रोटेशनल 2 है, वाइब्रेशनल 1 है, टोटल 6 हो गए। लीनियर वाले में देखें CO2 लीनियर मॉलिक्यूल होता है, 3n-5 कर दो तो ये निकल के आ जाएगा, पर टोटल ट्रांस 3 है, रोटेशनल 2 है और वाइब्रेशनल 4 हो गए। ठीक है, नॉन लीनियर वाला देखो तो H2 नॉन लीनियर है तो इसमें भी कितने होंगे? 9। ठीक है, चलिए ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी समझाया, ये फिर से बता दे रहा हूँ कि थर्मल, देखो ये टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, और ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी, ये सॉरी 3/2 है, ये 5/2 है। ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पहले 3/2 आर थी, ट्रांसलेशन ओनली मोशन हो रहा था पार्टिकल्स का, थोड़ी और टेम्परेचर बढ़ाया, रोटेशनल मोशन होने लगा पार्टिकल्स का, और टेम्परेचर बढ़ाया तो वाइब्रेशनल मोशन भी होने लगा। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों एनर्जी एक लेवल के बाद कंट्रीब्यूट करने लगी। तो वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मैंने शो कर दिया कि कैसे कैसे ये एक एक लेवल बढ़ता जा रहा है। समझ में आया ये? कोई कुछ बोला नहीं बहुत देर से। Yes, sir.
हिमांजनी, ओके हिमांजनी, ठीक है। प्लीज आस्क मी एनीथिंग इफ यू मतलब फील लाइक, ओके। कुछ भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो पूछ लेना। मैं थोड़ा सा एक लेवल भी नहीं लेकिन माइनर आपके सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर का बता रहा हूँ, जिससे आपके अगर इनकेस कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा तो कवर हो जाए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके कंटिन्यूअसली मिनिमम 4 क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, कंटिन्यूअसली मिनिमम। इसीलिए मैं इसमें थ्योरी पे इतना ज्यादा फोकस्ड तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मतलब प्रॉब्लम्स कराने से पहले मैं थ्योरी इसीलिए कॉन्सेप्ट तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं प्रॉब्लम्स करते समय कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए, दैट्स इज व्हाई। ठीक है, चलिए देखो 5 क्वेश्चन अगर आपके हो गए ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप मतलब बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो वो पांचों के पांचों करेक्ट हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपका 100 रैंक आपके ऊपर ले जाता है, ये चीज आपको 100s में रैंक ऊपर ले जाएगा। ठीक है, मैं बस बोल सकता हूँ, काम आपका है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी कितने लोग 6-7 लोग ही बस। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। देखो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, मैं यहाँ पे डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ आई थिंक, और आपको जरूरी भी नहीं है इसका डेरिवेशन। ये सिंपल सा जो हमने भी एंथैल्पी डिफाइन की थी उसमें ये सारी चीजें पुट करने से ये निकल के आ जाता है, Cp इक्वल टू Cv प्लस आर। जनरली ऐसे भी लिखते हैं लोग, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। ठीक है, बस ये चीज याद रखना, ऑप्शंस में हमेशा काम आएगी, और ओनली फॉर आइडियल गैस, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज पढ़ लेते हैं अब। ये थोड़े से एक्चुअल न्यूमेरिकल्स जहां पर आएंगे वहां वाले थोड़े से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में कल सारे करवाऊंगा आपको, काफी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें हो जाएगा कवर। पहला, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग आइडियल गैसेस। ठीक है, 2 चीजें हम देखेंगे इसमें, डेल्टा यू डेल्टा वी कैसा चेंज हो रहा है और वर्क डन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये सब सारी चीजों में। अब देखो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो सबसे शुरू में मैंने इसीलिए प्रोसेसेस का डेफिनेशन बताया था कि आइसोथर्मल क्या है और रिवर्सिबल क्या है। तो अब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ इस वाली स्टेट से ये इस स्टेट तक गया है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल ऐसे 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 छोटा 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 करते हुए, चेंजेस करते हुए। और याद है रिवर्सिबल में इनफाइनाइट टाइम लग जाता है रिवर्सिबल को, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। बट स्टिल इसमें वर्क डन कितना कैलकुलेट होगा, कैसे होगा, ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट होता है। अगर फिजिक्स में थोड़ा सा आपने कभी पढ़ा होगा कि एरिया कैसे निकालते हैं ये, तो ये आपको इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज समझ लीजिए कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है, इस कर्व के, यही ही आपका वर्क डन आपको शो कर रहा है, क्योंकि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक है, किस प्रोसेस में है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, यहाँ पर वर्क डन कितना निकल कर आता है, -nRT ln V2/V1। ठीक है, इतना ही आपके लिए काफी है। देखिए अब अगेन मैंने आपको शुरुआत में जब रिवर्सिबल बताया था, तो इस चीज का ध्यान रखना, रिवर्सिबल इतना स्लो होता है कि इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वर्क ऑब्टेनेबल। बहुत धीरे 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 कर रहे हैं, तो एक सिस्टम से हम जितना ज्यादा वर्क करा सकते हैं वो सिर्फ रिवर्सिबल में ही पॉसिबल होता है, इरिवर्सिबल में उतना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, देखो ये ग्राफ आई थिंक दिख रहा होगा सबको। इस स्टेट से अचानक से मैं इस स्टेट पर ले गया, प्रेशर को चेंज कर दिया, तो वो वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सपांड होकर यहाँ पर चला तो गया, लेकिन जो वर्क डन हुआ वो इतना ही हुआ, इतना, जो ये शेडेड पार्ट है। तो इरिवर्सिबल फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स हमने बस प्रेशर काउंट कर लिया, और एक्सटर्नल प्रेशर लेट्स सी P2 होता, क्योंकि हमने इस एक्सटर्नल प्रेशर पे गए, अचानक से चेंज कर दिया था। ठीक है, वेरी सडन मूवमेंट होता है इसमें।
ये बस इतना हमें इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ वर्क डन का ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज आस्क मी अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो या कॉन्सेप्ट फिर से पूछना हो। ठीक है, कुछ भी या छोटे से क्वेश्चन हो बिल्कुल बेसिक से पूछ लिया करो कि कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पे आ जाते हैं। देखो ये डायग्राम देखो, पहले ये वाला ग्राफ। ठीक है, हमने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है शुरुआत में। एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई सी हीट ना ही एक्सचेंज होती है, ठीक है, ना एब्जॉर्ब होती है, ना ही रिलीज होती है। तो चेंज इन हीट जो होता है, ठीक है, देखो हीट एब्जॉर्ब होगी, हो सकती है, और हीट रिलीज हो सकती है, बट इफेक्टिवली नो लॉस और गेन। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनली थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो जो एक DQ होता है ये जीरो होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू हीट की जीरो नहीं बोल रहा हूँ, चेंज इन हीट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, अभी जैसे मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस के डायग्राम बनाया था लास्ट में, कौन है, ओके, मनोज एंड प्रीतम जागृति। आपको आवाज आ रही है क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, एटलीस्ट बोले तो आप लोग कुछ। Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा बीच में बोलते रहेगा, मेरे को पता चलता रहेगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो हम ग्राफ देख रहे हैं, दो चीजें इस पर ध्यान दीजिए कि जो आइसोथर्मल जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ है, और एडियाबैटिक ग्राफ है जो है वो नीचे की तरफ है, ये एडियाबैटिक वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो स्लोप होता है एडियाबैटिक का, कम इस साइड वाला स्लोप नापते हैं, इस साइड वाला, ये वाला स्लोप नापते हैं, ये कम है, इस साइड वाला स्लोप नापेंगे तो ये वाला ज्यादा निकलेगा आइसोथर्मल का, इस वाले एक्सिस से, -x के एक्सिस से। तो इस चीज को ये ध्यान में समझिएगा कि यहाँ पर जो आइसोथर्मल वाला एस्पेक्ट आ रहा है, जब आपको ग्राफ में चूज करने को बोला जाए तो इस चीज को बहुत केयरफुली देखना कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपांशन वाला ग्राफ है कौन सा आपका। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ फिर से आपको कि ये क्यों आइसोथर्मल वाला ऊपर है और एडियाबैटिक वाला नीचे है। यहाँ देखिएगा, हमने अभी डेरिवेशन किया था Cp - Cv इक्वल टू NR, सॉरी ये हमने लास्ट टाइम किया था वो 1 मोल के लिए आया था, वहां पर लिखा भी हुआ था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Cp - Cv अगर कोई मोल्स चेंज है तो उस मोल्स के अकॉर्डिंग निकलेगा, बट Cp/Cv के रेशियो को हमने डिफाइन करके गामा डिफाइन कर रखा है। जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस लेके मतलब कंडक्ट कराते हैं तो जो रिलेशन होता है वो ये होता है P × V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इन्हीं को अगर हम आइडियल गैस के लिए हैं ये सारे, तो इनमें हम वो PV इक्वल टू nRT इक्वेशन लगा के ये चेंजेस कर दें तो ये दोनों भी डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, T × V रेज़ टू गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट एंड ऑल। अब इस चीज में ध्यान देना है कि P × V, ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या बोलता था आपका, PV इक्वल टू कांस्टेंट आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल होता प्रोसेस होती थी ये, आइसोथर्म्स होते थे। जब P × V इक्वल टू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के ऊपर सिर्फ 1 की पावर है, जो ये गामा देखो, और यहाँ पर जो ये गामा है, ठीक है, इस गामा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि CP देखो ये वाला R कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये हमेशा ग्रेटर कांस्टेंट है R, तो ग्रेटर देन 0 होगा।
इसका क्या मतलब हुआ, Cp हमेशा ग्रेटर देन Cv होगा, ठीक है। अगर Cp Cv से बड़ा है तो गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर जो V के ऊपर अगर हम गामा की पावर लगा रहे हैं, इसमें आप ये ध्यान दो कि अगर मैं ये P1 है प्रेशर और ये P2 प्रेशर है यहाँ पर नीचे, सॉरी ये V1 वॉल्यूम है और ये V2 वॉल्यूम है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। अगर हम V1 से V2 ले जा रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम को, तो प्रेशर में जहां पर जो चेंज हो रहा है, ये देखना, ये वाला चेंज जो है इस डेल्टा P आइसोथर्मल में कम होगा, क्योंकि इसके ऊपर V के ऊपर सिर्फ 1 की पावर है। लेकिन डेल्टा V जो यहाँ पर आएगा V1 V2 के ऊपर 1 से ज्यादा पावर आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जो डेल्टा P आएगा चेंज P2 का, और ये यहाँ पर एडियाबैटिक के केस में ज्यादा आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट था, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये आपको समझाया। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? एक बार दोबारा Yes, sir. हाँ रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, देखना। V के ऊपर 1 से ज्यादा पावर है एडियाबैटिक के केस में, तो सेम वॉल्यूम के चेंज के लिए प्रेशर जो चेंज हो उसके ऊपर अगर हम 1 से ज्यादा बड़ी पावर लगाएं तो प्रेशर जो चेंज होगा वो वॉल्यूम एडियाबैटिक के केस में ज्यादा होगा। ये समझ में आया? ठीक है, यहां से यहां पहुंच जाएगा प्रेशर, लेकिन आइसोथर्मल में सिर्फ इतना चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 की पावर थी, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा पावर थी। ये बात समझ में आई? तो ये वाला ऐसे ऊपर ही रहेगा आइसोथर्मल का ग्राफ, और एडियाबैटिक का ग्राफ नीचे रहेगा। बस जस्ट ग्राफिक वाले कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर ध्यान दे लेना कि कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबैटिक है, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। ये वाली लाइन देख लो थोड़ी सी, बस कि जहां पर जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू होती है इतनी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में NCV इंटू T2 माइनस T1, ये कुछ नहीं है, डेल्टा T है, चेंज इन टेम्परेचर बस बोल रहा है, ठीक है। और इसको रीअरेंज कर लो तो ये आ जाता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ से वैल्यू रखने के बाद इस वाले कॉन्सेप्ट के यहाँ से दोनों की वैल्यू रख लो, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, NCV डेल्टा T निकाल देंगे तो एडियाबैटिक का वर्क डन निकल के आ जाएगा रिवर्सिबल के केस में, ठीक है। इरिवर्सिबल वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इन केस लर्न करना है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। वर्क डन जो होता है P फाइनल इंटू V फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। किस गैस के लिए है उसके अकॉर्डिंग आपको गामा पता चल जाएगा यहाँ पर, और बाकी स्टेट ऑफ द इक्वेशन से प्रेशर या वॉल्यूम वगैरह अगर अवेलेबल है तो वर्क आपको निकालना आसान होगा, ठीक है। चलिए, ये फ्री एक्सपांशन मैंने उस क्वेश्चन में समझा दिया था, यहाँ भी देखिए। आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, जब वैक्यूम था, याद है, कोई प्रेशर नहीं था, then process is called free expansion, ठीक है। इसमें आइडियल गैस डू नॉट लूज एनी एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर सेम बना रहता है। अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो आइडियल गैस हम का जो एक्सपांशन होगा, फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस, इसको क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्मल एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना, फ्री एक्सपांशन को हम ये भी बोल सकते हैं आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हीट चेंज नहीं हो रही, इसीलिए एडियाबैटिक, और इरिवर्सिबल हो रही है प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। चलिए
अब अगर हमने ये सब देख लिया तो हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शंस में ये डेल्टा यू एंड डेल्टा एच कैसे मेजर करना है, ठीक है। अब आपने आई थिंक शुरुआत में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो फिर से बता देता हूँ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जहां पर एनर्जी इज लिबरेटेड, एंडोथर्मिक प्रोसेस जहां पर एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्रीजेस। पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, सिस्टम जो स्टेबल रहता है वो एक लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे अवेलेबल होता है। जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर ये ग्राफ देखेंगे, बट अभी फिर से यहाँ पर देख लेता हूँ। ये बोलते हैं यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये ऐसी रिएक्शन हो रही है, तो ये कौन सी किस टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बनाया मैंने कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का बनाया है ये ग्राफ, कोई बताएगा मेरे को। ये वाला ग्राफ, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी लेवल है रिएक्टेंट का, ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। एनीबॉडी ट्राई तो करो, गैस कर दो। एंडोथर्मिक सर। यस, एंडोथर्मिक, राइट। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ने की एनर्जी यहाँ से रिएक्टेंट से एनर्जी कम है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे थी, अब पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा हो गई प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा हो गई, मतलब इसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी, एब्जॉर्ब कर ली मतलब एंडोथर्मिक। अगर मैं यही ग्राफ को ऐसे बना दूं, ऐसे, तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अब कम हो गई, ठीक है। देखिए कोई भी केमिकल, ये कॉन्सेप्ट फिर से समझा देता हूँ, कोई भी जो रिएक्शन होती है वो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में जाती है जहां पे ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी कम हो जाए, ठीक है। जनरली उसी तरफ होता है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन बड़े आसानी से हो जाती है क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें एनर्जी देना पड़ता है उस रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। चलिए, अब अगर इतना समझ में आ गया होगा तो मैं सिर्फ इतना बताना था यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शन ये है, मान के चलिए ये देख रहे हैं आप ए, ये जो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं और कंपाउंड दे रखे हैं ABCD। तो इंटरनल एनर्जी सिंपल सी इसकी एब्सोल्यूट मोलर इंटरनल एनर्जी जो होती है इनके डिफरेंसेस से निकाल सी सकती है स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सिंपल सा काम है, ठीक है। वही सेम चीज अगर जो हमने लास्ट टाइम एक जनरल प्रोसेस के लिए पढ़ी थी वो केमिकल रिएक्शन के लिए भी अप्लाई है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो इसमें यूज हो रही होती है उसके बराबर होगा फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। वही अगर डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो ऐसे सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो से कंपाउंड के वॉल्यूम एंथैल्पी को मल्टीप्लाई कर करके और प्रोडक्ट की एंथैल्पी निकालकर और रिएक्टेंट की एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट किया हुआ, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। वही सेम चीज यहाँ भी अप्लाई हो जाती है, ये वाली डेल्टा आर एक्स, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये वाला कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि डेल्टा आर एच और डेल्टा आर यू एक केमिकल रिएक्शंस का अगर क्वेश्चन है
तो वहां पर ये इक्वेशन निकल के आता है, ठीक है। हमने शुरू में डेल्टा एच के टाइम पे देख ही लिया था, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, ये समझा था आपने, ठीक है। इसमें हमने आइडियल गैस की इक्वेशन रख दी अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो ये निकल कर आ जाएगा डेल्टा आर एच, ये बी इक्वल टू आर टी बाई पी की वैल्यू, डेल्टा आर यू प्लस डेल्टा एन जी बाई आर, डेल्टा एन जी इंटू आर टी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आगे भी काम आएगा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट में भी थोड़ा थोड़ा काम आएगा, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखिए, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर लिक्विड्स या सॉलिड्स आ जाएं तो हम उनके मोलर वॉल्यूम्स को इग्नोर करेंगे, उस डेल्टा एनजी में काउंट नहीं करेंगे। इन एबीसीडी जो केमिकल रिएक्शन का एबीसीडी थे, उनमें से कोई एक पार्ट भी सॉलिड या लिक्विड हो जाए तो हम उसके मोलर वॉल्यूम को या उसके मोल्स को काउंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। ओनली गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट्स के ही स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को काउंट करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोल, देखो ये आएगा नहीं नीट के लिए, जस्ट आपको बता रहा हूँ, इन केस ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, नॉन आइडियल बिहेवियर आ जाए तो ये यूज कर लेना है, बस वो वहां पर आपको फिर फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम देगा, एक प्रेशर देगा, इंटरनल एनर्जी उसी तरीके से कैलकुलेट करना है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था, ये वाला इंटरनल एनर्जी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की, सिमिलरली प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की, आपने दोनों कैलकुलेट कर लिया और प्रेशर और वॉल्यूम जो दे रखे हैं वो कैलकुलेट कर लोगे, किसके लिए? नॉन आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। ओके, आई थिंक थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन अभी No, sir. फास्ट तो नहीं जा रहा ना, स्लो जा रहा हूँ क्या मैं? जल्दी जल्दी कराऊं? Sub medium. इसी, ठीक है, इसी रफ्तार से चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करा लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस आपके सारे करवा दूंगा फिर बाद में, ठीक है। सिलेबस की टेंशन नहीं लेना, हम आपका वैसे ही नीट थोड़ी सी डिले हो गई है, बट अगर जितनी भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, व्हाटएवर जो भी जरूरत पड़ेगी, मैं सारा कंप्लीट करवाऊंगा, थ्योरी प्लस आपके सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो उस टेंशन में बिल्कुल मत रहना कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। चलिए, अब हमने अभी रिएक्शन में पढ़ा था, तो अब हम देख लेते हैं फेज ट्रांजिशन में। फेज ट्रांजिशन क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस, इस टाइप के जो लिक्विड टू सॉलिड हो गया, गैस टू लिक्विड हो गया, या सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी भी टेम्परेचर पे अगर कोई भी एक एटमॉस्फेयर, वन एटमॉस्फेयर पे एक फेज चेंज कर रहा है अदर फेज पे, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर को ध्यान रखना, इस, ठीक है। अभी आपको और कैलकुलेशंस आएंगी डेल्टा यू डेल्टा एच की, वहां काम आएगा, ठीक है। और जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, ठीक है। हम लास्ट में थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में, तो वहां पे और डिटेल में अच्छे से बता दूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो अभी इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांजिशन कांस्टेंट प्रेशर पे या फिर टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये प्रोसेस जो होती है वो रिवर्सिबल होती है फेज ट्रांजिशन की। हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांजिशन इज एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम जनरली बहुत ही इनफाइनेटेसिमली स्लो हो रही है, एक मॉलिक्यूल की प्रोसेस, एक मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बहुत स्लोली चेंज हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कंसीडर कर सकते हैं फॉर आवर्स बेनिफिट, और उससे हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, ये आपको मालूम ही है कि सॉलिड आइस
273 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिवर्सिबली चेंज इज इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखो यहाँ पर, केयरफुली सुनना समझना, रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड आइसोबैरिकली। ठीक है, तीनों चीजें हैं, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, आइसोबैरिकल। मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट और रिवर्सिबल है। Absorbing heat known as latent heat of fusion, enthalpy of fusion। ऐसा क्या था इसमें जो मैं ध्यान से बता रहा था, मैं एक चीज इसमें ये बताना चाह रहा था। अच्छा, कि जब आइस जो होता है वो लिक्विड में मेल्ट कर रहा होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर आप या तो उस लिक्विड को टच करो या फिर उस सॉलिड को टच करो। टच किया होगा सबने, आइस टच किया होगा तो फील किया होगा, वहां पे कुछ टेम्परेचर डिफरेंस पता चलता है। अभी करो, कुछ होता है टेम्परेचर? It becomes nonsense. हाँ, नहीं पता चलता, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हीट जो जाती है, हम जो बोल रहे हैं कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, वो गई कहाँ? हीट जो एब्जॉर्ब हो रही थी, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही थी या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है अलग अलग प्रोसेस में। तो होता क्या है कि वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। वो जनरली हम हीट का, हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि टेम्परेचर ग्रेडियंट से हमें हीट का पता चलता है, राइट? याद है सबको? सबसे फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था ऑलमोस्ट, जब शुरू में हीट एट वर्क बताया था। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस से जब हीट का पता चलता है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फ्यूजन की, सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन या लिक्विड से सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन की, यहाँ तो टेम्परेचर डिफरेंस पता नहीं चल रहा था उतना ज्यादा, ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बचा हुआ है। आइसोथर्मल हमने बात की हुई है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, वर्ड लेटेंट इसीलिए हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर। लेटेंट का मतलब जनरली होता है इनविजिबल हीट, समझ में नहीं, पता नहीं चला लेकिन यूज हो गई है। ठीक है, ये चीज बस जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे ही अब नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो भी वही सेम चीज होती है, क्योंकि एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वेपर्स जब एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं प्रेशर चेंजेस या सब सारी चीजें, वेपर्स हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये भी वही चीज है, हीट एक्सचेंज आइसोथर्मली, आइसोबैरिकली एंड रिवर्सिबली टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेरिएशन। ठीक है, ये हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। ये आपके सिलेबस में आई थिंक क्वेश्चंस नहीं आए हैं, नीट में आई एग्जैक्ट डू नॉट रिमेंबर आए हैं कि नहीं, बट आई थिंक उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट फिर भी आप एक बार इसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। इंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन, फेज ट्रांजिशन जो होते हैं, दो चीजें पढ़ी ना हमने अभी, रिएक्शन और फेज ट्रांजिशन। इनमें जो इंथैल्पी होती है ये टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। ठीक है, ये जनरली वेरिएशन जो होता है डेल्टा एच में बहुत स्मॉल होता है, लेकिन एक होता है कि उसे पता चल जाता है कि इंथैल्पी थोड़ी सी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो अगर हमने ये 1 है, ये प्रोसेस हमने साइक्लिक प्रोसेस हमने यूज की, ए कंपाउंड को बी कंपाउंड में कन्वर्ट किया इस रिएक्शन में। ठीक है, T1 से P1 में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पर हमने सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया। यहाँ पर अगेन हमने T2 से इस प्रेशर पे इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में चेंज किया और यहाँ पर अगेन टेम्परेचर चेंज किया।
तो इस टोटल प्रोसेस का अगर हम समेशन करें तो ये डेल्टा एच 0 होगा, सारी प्रोसेस का डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3, और ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस डेल्टा H2 हो जाएगा, फिर प्लस डेल्टा H4। ठीक है, तो ये प्रोसेस का समेशन कितना होता है 0, साइक्लिक प्रोसेस का, याद है स्टार्ट में मैंने सबसे स्टार्ट में बताया था। ठीक है, ओके। नाउ जब हम इन सब सारी प्रोसेस में ये इक्वेशंस रख देते हैं, डेल्टा H इक्वल टू, याद है मैंने ये भी बताया था, Cp इक्वल टू DH बाय dt, ये वहीं से ही ये इक्वेशंस निकाले हुए हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, अल्टीमेटली आपके काम की चीज ये है, इसको ध्यान रखो बस। H स्टेट फंक्शन है, साइक्लिक प्रोसेस 0 है, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 जो होगा वो क्या होगा, समेशन चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा RCP। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ही लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस इक्वेशन में, Cp को हमने इस इक्वेशन में टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट लिया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, अभी है टाइम मेरे पास। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम कहाँ आता है सबसे ज्यादा, ये याद, सबसे शुरू में मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस ही नेचुरल प्रोसेसेस होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस नहीं होती। तो जनरली क्या होता है कि कोई भी चेंज हो रहा है ना, सिंपल सा कुछ भी हो रहा है, पहाड़ से पानी गिर रहा है या फिर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, पानी पिघल रहा है, अपने आप बर्फ अपने आप पिघलने लगती है, तो ये अपने आप नेचुरल चेंज होते कैसे, कहाँ पर होगा, कौन सा चेंज होगा कौन सा नहीं होगा, अगर हम ये जानना चाहते हैं, अगर हम ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें सेकेंड लॉ काम आता है। उसके लिए हमने एक नया वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अगेन हमें जरूरत पड़ी, हमें एक नई चीज समझनी थी, हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, और उन्होंने उस वेरिएबल को यूज करके नए प्रेडिक्शंस करने शुरू किए, चेंजेस शुरू किए, थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है, अब सिस्टम की एंट्रोपी तो समझ में आ गई कि ये उस स्टेट फंक्शन की तरह हमने देख ली कि भाई उस सिस्टम कैसे अरेंज्ड है, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके आउटसाइड उस सिस्टम के बाहर की उसको भी देखना पड़ेगा हमें, अगर हमें ओवरऑल नेचुरल चेंज को समझना है। ठीक है, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ नेचुरल चेंज, अनदर क्वांटिटी डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, अगर हमने डेल्टा एस सराउंडिंग डिफाइन करना है तो अब आपको ये रियलाइज हो जाएगा, बाद देखो हम अभी आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, बट फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर कि जो डेल्टा सिस्टम का एंट्रोपी है वो तो स्टेट फंक्शन है, लेकिन जो सराउंडिंग की एंट्रोपी होगी वो पाथ डिपेंडिंग होगी। बस ये ध्यान रखना इन केस किसी एमसीक्यू में आ जाए। ठीक है, डिफाइन किया था तो क्या निकालना, क्या डिफाइन किया था, सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज होती है स्मॉल, इट इज इक्वल टू चेंज इन हीट रिवर्स इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। ठीक है, सराउंडिंग, हेलो, ठीक है, सराउंडिंग में जो एंट्रोपी है ये वाला क्यू डिफरेंट है फ्रॉम दिस क्यू, ये ध्यान रखना। ये सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस में जो हीट है ये उसका है, ये सराउंडिंग वाला है। ठीक है, अब इस ध्यान रखना। अब मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग इन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम बात करें
तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, हमने DQ रिवर्सिबल सिस्टम के लिए चेंज लिख लिया, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर लेंगे अगर इसको, तो हमें ये डेल्टा एस मिल जाएगा और इस तरीका का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस किस पर होती है, इक्विलिब्रियम पर, ये सबको मालूम है, शुरू में ही बताया था मैंने। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस होती है तो जो डेल्टा एस टोटल होगा सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, वो कितना होगा, 0। डेल्टा एस सिस्टम, याद है सिस्टम ऐसे बनाया था, यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो इन दोनों का मिला के ये रिवर्सिबल प्रोसेस में चेंज 0 है, क्योंकि दिस इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों इर्रिवर्सिबल, हम रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग जस्ट निगेटिव ऑफ डेल्टा एस जो सराउंडिंग निकालनी है, वो यहां से क्या आ जाएगा, निगेटिव ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। आई थिंक समझ में आ गया होगा थोड़ा सा। ठीक है, Yes, sir. ओके, अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि स्पॉन्टेनिटी की प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, देखो टोटल एंट्रोपी चेंज इन अ प्रोसेस इज पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस चेंज होगा। समझ में आया, डेल्टा एस टोटल को चेंज करना है। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 करना है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये वाला भी मत पढ़िएगा, आपके काम का नहीं, जेई वालों के लिए समझाने के लिए था कि एनर्जी टेकन फ्रॉम सोर्स इन वन साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। सेकेंड लॉ इतना ही बोलता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कोई भी प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है, वहां में हमने उस प्रोसेस को एक हीट दी, ठीक है, क्यू दी, हीट, और इसको हम चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा, हमने इसका वॉल्यूम प्रेशर था, एक वर्क डन करना था, तो ये प्रेशर P1 V1 पोजीशन से P2 V2 पोजीशन पे ले जाना था, हमने इसको हीट दी इस पोजीशन से जाने के लिए। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये कंप्लीटली जितना हम वर्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके बराबर की हीट एनर्जी देने से, ठीक है, ये कंप्लीटली वो वर्क हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल एक्चुअली में नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है प्रोसेस। ठीक है, अब इस चीज का अब ये ध्यान रखना कि ठीक है, अभी इतना ही समझिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं तो वहां पर और अच्छे से समझाता हूँ सेकेंड लॉ को। ठीक है, अब कार्नोट साइकिल आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं है, ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी भी नहीं है। बस इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि मैं अल्टीमेटली क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब हमें कोई स्पॉन्टेनिटी की बात करनी है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, हाँ, स्पॉन्टेनिटी Yes, की, sir. हाँ, स्पॉन्टेनिटी की बात करनी है अगर हमें, तो हमने अभी आपसे बोला डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लें, ठीक है, वहां पर उसका ना एनर्जी
एक्सचेंज होगी ना ही मैटर, कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हमें अल्टीमेटली देखो इस प्रोसेस से हम इस प्रोसेस तक गए, ठीक है, तो पाथ कैसा भी हम लेते रहे, हमारी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज को बस अकेला आपको ध्यान रखना है, आइसोलेटेड सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ओवरऑल टोटल जब डील करेंगे हम सिस्टम प्लस सराउंडिंग, देन उस टोटल की स्पॉन्टेनिटी के लिए उस चेंज इन एंट्रोपी को ग्रेटर देन 0 चाहिए। जब हम आइसोलेटेड सिस्टम की अकेली बात करें तो हमें फिर वहां पर आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी को ग्रेटर देन 0 चाहिए। देखो एंट्रोपी होता क्या है, सिंपल सा क्या बोलते हैं, अगर वर्ड यूज करें तो डिसऑर्डरलीनेस, ठीक है। क्या मैंने वर्ड यूज किया, डिसऑर्डरली, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है। चीजें अगर ऑर्गेनाइज्ड है और उसे हम रैंडम मूवमेंट दे देते हैं, उनकी इमोशंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, रैंडमनेस की तरफ जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा थोड़ा एंट्रोपी की मीनिंग, ठीक है। Yes, sir. देखो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ ही रही है, इसकी एग्जिस्टेंस का रीजन ही यही है, ठीक है। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है ना, टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, आई थिंक कहीं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आई डू नॉट एनसीईआरटी में है कि नहीं है, बट टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग करेंटली, ठीक है। जितनी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, हीट, वर्क, व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द यूनिवर्स, उसका रीजन यही है क्योंकि टोटल एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है तो सारी चीजें स्पॉन्टेनियस वे में अकर कर रही हैं, इसीलिए यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वही इसीलिए नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं। ये नहीं होता अदरवाइज तो ये चेंजेस ना होते। एंट्रोपी अगर एग्जिस्ट होती तो आपकी नेचुरल चेंजेस ही ना हो पाते, ठीक है। ये थोड़ी सी लेमन लैंग्वेज में वर्ल्ड के बारे में, टोटल एंट्रोपी के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक एंट्रोपी से थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाओ कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी होता क्या है। थोड़ा सा तो क्लिक किया कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, हर्षिता, हिमांजनी, Yes. है ना, ओके, Yes, sir. ठीक है। एनीवेज चलिए अब मेरे को लास्ट कॉन्सेप्ट एक बता देते हैं, आई थिंक आज के लिए आपका, ठीक है। 2-3 चीजें और हैं वो मैं कवर कर लेता हूँ, फिर मैं थर्मोकेमिस्ट्री आई थिंक नेक्स्ट क्लास में जल्दी से कवर करके प्रोसेस कर लेंगे, प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है। एंट्रोपी कैलकुलेशंस कैसे होती है वो देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले आते हैं, ये मेन फॉर्मूला है, कैसे डिराइव होता है ये सामने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन हमने शुरू में पढ़ा था, इसको T से डिवाइड कर दिया, आइडियल गैस का इक्वेशन पुट कर दिया, और डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू हमने अभी देखी थी, Q/T निकाल के इसको इक्विवेलेंट करके। अल्टीमेटली आप इस चीज पर ध्यान दें, ठीक है, आपको डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या आती है, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, ठीक है। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस करेंगे तो ये पार्ट क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ NR ln V2/V1 बनेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ NCV ln T2/T1 रह जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस करेंगे तो अगेन आइडियल गैस के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइडियल गैस के लिए अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो
आइसोबैरिक प्रोसेस में भी कैलकुलेशन NCP/ln/T2/T1 हो जाएगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा नहीं हुआ है कि वॉल्यूम वाला पार्ट हमने गायब कर, मतलब ये वाला पार्ट सिंपली ऐड हो गया है। वो कैसे हो गया है, अगर आपको याद होगा CP माइनस CV इक्वल टू R होता है, ठीक है। V2/V1 को मैं लिख सकता हूँ P1/P2 बॉयल्स लॉ से, है ना, ठीक है। और ये वाले इक्वेशन से मैं इसको करूंगा तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस वाला, ठीक है। आई थिंक डेरिवेशन बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों तो आपको विजिबल थे कि ये कैसे आए। ये वाला सिंपली ये दोनों दो इक्वेशन CP माइनस CV इक्वल टू R और V2/V1 की जगह पे P1/P2 लिख दिया बॉयल्स लॉ का यूज करते हुए, तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ठीक है, अभी इतना ही है। किसी को कुछ पूछना तो नहीं, डाउट अभी तक? हाँ क्लियर है सर। क्लियर है, ओके, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक दो चीजें आगे बढ़ूं, मैं ये बताऊं व्हाटएवर हमने अभी आज पढ़ा है अभी तक, आपकी जो बुकलेट में प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, या लेवल 1 लेवल 2 वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग खुद से, ठीक है। ट्राई कर लेना, अगर वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट में वीक रह गया, कहाँ पे कुछ गैप रह गया, मेरे बोलने में कुछ कहीं ऐसा तो नहीं रह गया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ और था और मैंने कुछ और बोला था, ठीक है। तो आप प्रॉब्लम्स जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, एटलीस्ट कुछ 15-20 प्रॉब्लम्स ट्राई कर लेना जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। 5 मिनट और पढ़ते हैं फिर उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। इंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस, जैसे हमने एंथैल्पी और उसके बारे में किया था इंटरनल एनर्जी में, वही यहाँ पे है इंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी चेंज वही बिल्कुल सेम तरीका होता है जैसा हमने वहां पर किया था, डेल्टा एस वगैरह निकाला था फ्यूजन का, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, ठीक है। टेम्परेचर, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर। और सिमिलरली देखो ये दिख रहा होगा H2O सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम है, डेल्टा एस फ्यूजन बट मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा टेम्परेचर। सिमिलरली वेपराइजेशन की एंट्रोपी निकालनी है तो ये ऐसे ही निकल के आ जाती है और यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाता है डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सराउंडिंग की एंट्रोपी और सिस्टम की एंट्रोपी वही चीज, ठीक है। देखो दोनों ही चीजें सेम है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, डेल्टा एस सिस्टम का सराउंडिंग इक्वल टू 0 है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस सिस्टम इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा आई थिंक आपको, क्या हो जाएगा इसी के बराबर, ठीक है। ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है, गलत लिखा है, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आ गया। ऐसी एक होती है एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, ये लिक्विड से गैस है, जब सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करना होता है तो एस वेपर एस सॉलिड, सब्लिमेशन किस टेम्परेचर पे अकर हो रहा है सब्लिमेशन वो देख लो किसी भी सॉलिड का, बस वही चीज है, इस तरीके से सब्लिमेशन की एंट्रोपी आ जाती है, ठीक है। अगेन ये चीजें मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि केमिकल प्रोसेस जो अकर हो रही है, दो टाइप की पढ़ी हमने अभी तक, रिएक्शन वाली और फेज ट्रांजिशन वाली। एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन टुगेदर विद एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग डिटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस। याद है डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 हो तो ही स्पॉन्टेनियस होता है, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी केमिकल रिएक्शन में जो हो रही है, सराउंडिंग की एंट्रोपी हम उसमें ऐड कर देंगे तो उससे हमारी स्पॉन्टेनिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकाल, देखो सिस्टम की एंट्रोपी तो हमने इंडिविजुअल की एंट्रोपी से टोटल माइनस करके निकाल ली है, ये रिएक्शन में जैसे मैंने निकाला था देखो
स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक दूसरे के इंडिविजुअल ये मोलर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंसेस देके ये सिस्टम की एंट्रोपी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बट सराउंडिंग की एंट्रोपी अगर देखें तो ये जो इंथैल्पी जो वहां पर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी या फिर रिलीज हो रही होगी हीट वहां पर, ठीक है। और जो वो हीट रिलीज हो रही होगी वो सराउंडिंग से या तो आ रही होगी या निकल रही होगी, उससे हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो माइनस डेल्टा आर एच बाई टी, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर माइनस क्यों लिया हुआ है, क्योंकि ये सराउंडिंग है। डेल्टा आर एच जो हम मेजर करते हैं वो सिस्टम का मेजर करते हैं, सराउंडिंग का मेजर करना है तो माइनस डेल्टा आर एच हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टी कर देंगे तो सिस्टम की इंट्रोपी आ जाएगी और इससे हमारी टोटल इंट्रोपी निकल के आ गई, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई अगर आपकी, तो हमें बस अल्टीमेटली ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, ठीक है। हेलो, आ रही है आवाज सबको? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. तो अगर ये पॉजिटिव है और लार्ज है, देखो ये सारी चीजें डेल्टा आर भी ना, देखो नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक समझ में आएगा, ये वाला देखो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सब, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव, साइन ऑफ डेल्टा एस पॉजिटिव, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी एट ऑल टेम्परेचर। ये सिमिलर प्रोसेसेस ये एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। एक बार और दोबारा से देख लेना, अच्छे से समझ लेना ये दोनों चीजें, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्यों स्पॉन्टेनियस है ये समझ लेना, ये वाली प्रोसेस, क्योंकि ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा जो पॉजिटिव वाला, सॉरी नेगेटिव वाला पार्ट है। नेगेटिव वाला क्योंकि हम जैसे टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वाला पार्ट छोटा होता जाएगा, तो ये ओवरऑल ग्रेटर देन 0 होता जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अल्टीमेटली इसी कॉन्सेप्ट से हम गिब्स फंक्शन डिराइव करेंगे, ठीक है। यहाँ से कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट में पहले ये कर लेंगे, 10-15 मिनट में थर्मोकेमिस्ट्री और देन फिर वी विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स, ओके, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, टाइम हो गया है आपका, ठीक है। Okay, sir. हाँ, ओके। हाँ, प्रॉब्लम्स जरूर कर लीजिएगा, थर्ड लॉ और गिब्स फंक्शन वाली प्रॉब्लम्स छोड़ के व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू कैन डू, प्लीज एटलीस्ट ट्राई देम, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. समझ में आया ना? Yes, sir. ओके। Thank you, sir.